I'll record the. I'll share the screen. Okay. So registration, as you are aware, okay, registration means getting your identification under GST law, okay, as a supplier. So in any tax system, registration is the most fundamental requirement for identification of taxpayer, ensuring tax compliance in the economy. Okay. So registration आपको करना पड़ता है और registration ही आपका identification होता है that you are supplier and with so and so GST number. Okay. Registration of any business entity under the GST law implies obtaining a unique number from the concerned tax authority for the purpose of collecting tax on behalf of the government. Okay. So by registering, you are getting an authority to collect tax and pay it to the government. Okay. And to avail input tax credit for the taxes on his inward supply. और अगर आपको अपने इनवर्ट सप्लाई पे बेनिफिट चाहिए, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए. मैंने बताया था आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी आएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट टैक्स ऑन इनवर्ट सप्लाई. इनवर्ट सप्लाई का मतलब आपको पता होना चाहिए, परचेस को बोलते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेल्ड इन केस ऑफ सर्विसेज. सो जब आप सर्विसेज ले रहे होते हैं या फिर गुड्स परचेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो आपने टैक्स पे किया होता है दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है. वेट, मैं म्यूट करता हूं, पता नहीं कौन अनम्यूट है. ओके, सो दैट्स इट. ये आपको परमानेंट एक नंबर मिल जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है. Now, without registration, a person can neither collect tax from his customer nor claim any input tax credit paid by him. ठीक है, so ना ही आप किसी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे और ना ही आप आईटीसी पे मतलब आईटीसी का क्लेम ले पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे. सो ये दोनों ही प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, सो द पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड कैन नॉट कलेक्ट टैक्स. ठीक है, on behalf of government the person cannot collect tax, and on the other hand he will be losing. ठीक है, he will be losing on input tax credit. तो जो वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है ना वो भी क्लेम नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम. उसको टैक्स पे करना है लेकिन वो टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा जीएसटी. सिंपल सी चीज यही है. So what happens after registration? What are the advantages? Why you should register? So the person who is registering, he is legally recognized as supplier of goods or services. The person who is registering is recognized supplier. ठीक है, जिसको हम लोग registered dealer, registered supplier बोलते हैं. ठीक है, he is legally authorized to collect taxes from his customer and pass on the credit of taxes paid on the goods or services supplied to purchaser recipient. ठीक है, the person can write IT tax on the invoice. मतलब उसको एक राइट मिल जाता है कि वो अपने इनवॉइस के ऊपर टैक्स कलेक्ट करके उसमें मेंशन कर सकता है. एंड व्हेन यू मेंशन दैट समवन हैज पेड टैक्स, ठीक है, तो उसका आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो इसका बेनिफिट है. ही कैन क्लेम आईटीसी. तो आपने जो पेमेंट किया है टैक्स का वो आप क्लेम कर सकते हैं, जो परचेस के ऊपर किया है. सेल के ऊपर तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो परचेस के ऊपर है वो आप क्लेम करते हैं. ठीक है, इफ यू आर रजिस्टर्ड सप्लायर तो आप क्लेम भी कर सकते हैं. सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट एट नेशनल लेवल. तो आपको पता है जीएसटी इज नेशनल लेवल टैक्स नाम, है ना. जीएसटी वन नेशन वन टैक्स ऐसा बोला जाता है. तो इस केस में आपके पास पूरे इंडिया में सेम फ्लो होता है, सीमलेस मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन. सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट. आप चाहे महाराष्ट्र से दिल्ली में आप ट्रेड करें या दिल्ली से आप जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में आप करें. ठीक है, हर जगह पे प्रोविजन जो है वो जीएसटी के सेम होंगे. ठीक है, तो कहीं पर भी इसको जीएसटी को मतलब इसकी बाउंड्री कहीं पे भी ये लिमिट नहीं रखा हुआ है कि यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वहां पे अप्लाई नहीं होता, हर जगह सेम अप्लाई होता है. तो आप कहीं से भी कहीं का भी क्रेडिट क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, तो एट नेशनल लेवल आप क्या कर सकते हैं, ये इसका फ्लो जो होता है जीएसटी का वो सेम होता है, सीमलेस होता है, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन. ये मैंने आपको बताया था जब हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कर रहे थे. ठीक है, तो उस केस में, और ये थोड़ा सा सिमिलर है, सिमिलर ही है. ठीक है,
और ये दो केसेस में सिमिलर आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर दो केसेस में आपको फाइंड आउट करना होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि प्रोबेबली आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेंगे कि आप क्या होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। उसमें भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। बहुत सिंपल होता है एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना। ऑल टैक्सेबल सप्लाई excluding the value of inward supply on which tax is payable by the person on reverse charge basis। क्या होता है reverse charge basis? What do you mean by reverse charge basis? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज मैंने सिखाया आपको। फॉरवर्ड में सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट खुद टैक्स पे कर रहा होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। मैंने तुम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने बताया था फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में आपका सब रेसिपिएंट जो होता है वही टैक्स पे कर रहा होता है। सो खैर आप एग्रीगेट टर्नओवर में सारे टर्नओवर मतलब सारे सेल्स आउटवर्ड सप्लाई ले लेंगे। इनवर्ड सप्लाई तो वैसे भी नहीं लेते, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई लेना ही नहीं है बेटा, चाहे वो रिवर्स चार्ज पे हो चाहे ना हो, ठीक है। लेकिन इसने क्लियरली बोल दिया है कि अगर रिवर्स चार्ज पे भी होगा तो भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। ऑल्दो आपने टैक्स पे किया है उसके ऊपर तो भी आपको उसको नहीं लेना है, ठीक है। सो सिर्फ आते हैं आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हो या आउटवर्ड जो टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस जो भी है, आपको दोनों ही ले लेना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा? एग्रीगेट टर्नओवर में आपके सारे सेल्स होंगे, ठीक है। टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो, पार्टली एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। एक्सपोर्ट जो होता है आपका, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इंटर स्टेट। तो सर क्या नहीं आता है एग्रीगेट टर्नओवर में? तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि सब तो आ गया, हम लोग सारी चीजें लेते हैं, तो बेटा इनवर्ट सप्लाई नहीं आता उसमें, एंड इनवर्ट सप्लाई ऑन आरसीएम भी नहीं आता है उसमें। इसके अलावा हम लोग ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी सेम चीज देखा हुआ है कि कोई भी टैक्सेस हम लोग नहीं लेते वैल्यू में। वैसे एग्रीगेट टर्नओवर में भी कोई टैक्सेस नहीं लेते। सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी, स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स मतलब यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी, सेस मतलब जीएसटी कॉम्पेंसेशन। तो ये चीज याद रखना है कि ये आप क्लियरली एक्सक्लूड कर देंगे, जैसे हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में से करते थे जीएसटी को एक्सक्लूड, वैसे यहाँ पे भी करना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, ठीक है। और याद रखना है कि आपको इनवर्ट सप्लाई नहीं लेना है, चाहे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे हो या ना हो, उससे हम लोग को लेना देना नहीं, दोनों ही हम लोग नहीं लेते, ठीक है। So what is the meaning of aggregate turnover? Aggregate turnover is the combination of taxable supply, exempt supply, export, interstate, सबको आप प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन हु इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन हु इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये बंदा जो है लाइबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल और होली एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जो एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बना रहा है तो एक एग्जांपल दो मुझे नॉन टैक्सेबल का, नॉन टैक्सेबल गुड्स का एक एग्जांपल दो मुझे। टोबैको। टोबैको, टोबैको नॉन टैक्सेबल है, मारूंगा पकड़ के। सॉरी। टोबैको के ऊपर डबल टैक्स लिकर लगता सर, है। हाँ, अल्कोहल लिकर, सर। अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल, लिकर, अल्कोहल, बराबर, ठीक है। तो एक बंदा जो अल्कोहल खरीद रहा है या बेच रहा है, उसको क्या जरूरत है जीएसटी में रजिस्टर करने की? बराबर है, कोई सेंस है उसको जीएसटी ना कलेक्ट करना है ना पे करना है? तो ऐसे बंदे के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। या फिर ऐसा गुड्स जिसको एग्जाम कर दिया है गवर्नमेंट ने, एग्जामेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम कर दिया है तो ये भी बंदा नहीं है लाइबल पे करने के लिए, ठीक है, सिंपल। एग्रीकल्चरिस्ट जो है, an agriculture is to the extent of supply to of produce out of cultivation of land। तो जितना वो आउट ऑफ लैंड वो कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है, उतने पार्ट के लिए वो क्या है, वो लाइबल नहीं है जीएसटी पे करनी, जहां तक कि वो एग्रीकल्चरिस्ट है, सिंपल, ठीक है। सो एग्रीकल्चरिस्ट मींस एन इंडिविजुअल एंड अनडिवाइडेड फैमिली हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो जो प्रोडक्शन जो कर रहा है, कल्टीवेशन जो कर रहा है, ठीक है,
या तो बाय ओन, या लेबर ऑफ फैमिली, या तो फैमिली मेंबर्स में कोई लेबर है उसका, या फिर कोई सर्वेंट से, बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश काइंड, और बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो या तो वो खुद करता है, या तो उसके फैमिली मेंबर, या तो किसी को हायर करते हैं, या सर्वेंट है जिसको वेजेस देते हैं, या फिर वो पर्सनली सुपरवाइज करेगा, या तो उसके फैमिली मेंबर को ही सुपरवाइज करेगा। तो उसको हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट बोलेंगे। कभी कभी पूछा जाता है एग्रीकल्चरिस्ट को, तो आपको ये लिखना है। कोई नोटिफाइड कैटेगरी है, अभी ये अगर गवर्नमेंट ने बता दिया भाई इसको नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नोटिफाइड का मतलब वही होता है गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर कर दिया भाई इसको ये लाइबल नहीं है। ओके, कुछ जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और चाहे ये इसमें तो खाली कैटेगरी कम है आपको, बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल में भी आते हैं। ठीक है, सो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है इनके लिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, the following categories of person shall be required to be registered under this act। ये जो बंदे हैं वो रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब इनके लिए वो लिमिट जो रहेगी वो सेट नहीं है। विदाउट, इफ दे आर इवन डूइंग अ ट्रांजेक्शन ऑफ 1 रुपी, तो भी ये क्या हो जाते हैं, लाइबल हो जाते हैं। तो इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन लिमिट नहीं है, ये कंपल्सरी लाइबल होते हैं। ठीक है, कंपल्सरी लाइबल कौन कौन है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, ऐसा बंदा जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, और एनी कॉम्बिनेशन ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ऐसे बंदे के ऊपर, और वो टैक्सेबल सप्लाई है, एक भी रुपया होगा अगर वो, तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो दो कीवर्ड है यहाँ पे, एक तो टैक्सेबल सप्लाई हो, दूसरा वो इंटरस्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बंदा अगर 1 रुपए का गुड्स भी अगर स्टेट के बाहर सेल करता है तो उसको हम लोग कंपल्सरी लाइबल कर देंगे। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ऐसा बंदा जो कभी कभी क्या करता है, मतलब अंडरटेक करता है सप्लाई, है ना, तो ये बंदा तो आपको कभी कभी मिलेगा। कैजुअल का मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब यू आर नॉट एट योर परमानेंट प्लेस, यू आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, जैसे कि कहीं ट्रेड फेयर है, तो वहां पे आप चले गए और वहां पे आपने अपना धंधा शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद कुछ अर्न किया उसमें, तो इतना ज्यादा आपको तो नहीं होगा, आपका सेल्स इतना ज्यादा तो नहीं होगा, एक ही बार में इतना ज्यादा तो नहीं हो जाता होगा, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि आप टैक्सेबल नहीं है। ऐसा बंदा टैक्सेबल होता है जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल मतलब जो हमेशा वही एक्टिविटी में नहीं रहता। ठीक है, ही कैजुअली अंडरटेक्स बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो कहीं पे चले गए, कहीं पे सेल कर दिया, ऐसे तो इस तरह से होता है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो जिसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, मतलब बीइंग रेसिपिएंट आल्सो वो टैक्स पे करता है। ठीक है, तो ऐसे बंदे को क्या लगता है, जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, चलो बोलो। ई कॉमर्स ऑपरेटर, मारूंगा अगर नहीं बोल पाए तो तुम्हें। अमेज़न फ्लिपकार्ट सर। हाँ, जैसा फ्लिपकार्ट है, वेरी गुड, फ्लिपकार्ट अमेजोन। ठीक है, क्या करते हैं वैसे ये लोग, ये खुद का कुछ बना के बेचते हैं क्या? नो सर। नहीं सर, जो दे डिफरेंट आर, डिफरेंट हाँ इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे बीच में, मतलब वो एक इंटरमीडियरी जैसी है। हाँ, इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म, है ना, बायर और सेलर दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केसेस में ये क्या है, ये कंपलसरी लाइबल है। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, और वहां पे जाके वो क्या कर रहा है, वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे ही बंदे को उस जगह का नहीं है, वो ही इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट प्लेस, तो उधर पे जाके वो क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो वो उस केस में भी क्या हो जाता है, वो लाइबल हो जाता है। इसके बाद चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपके लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, वेदर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है किसी को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इनपुट होती है। इनपुट मतलब अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, सर्विस लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी जो होता है वो भी लाइबल होता है। वन सेकेंड, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोला है, और फिर उसके बाद में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। तो क्या क्या कीवर्ड याद रखेंगे? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ओके, इसके अलावा आपको कोई चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे इतनी बनती नहीं क्वेश्चन जिसके ऊपर भी, ठीक है। ओके, डिफरेंस भी दिया है, देखो यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का डिफरेंस दिया है, ठीक है। कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट। तो a taxable person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services in a state or union territory where he has no fixed place of business। तो मैंने आपको बताया उसका तो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। और वो कभी कभी ही क्या करेगा, ओकेशनली मतलब कभी कभी वो क्या करेगा, टैक्सेबल मतलब सप्लाई करेगा उसको, ठीक है। नाउ नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? a taxable person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services but has no fixed place of business, residence in India। इसका तो भैया पूरे इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए तो इसको नॉन रेसिडेंट बोला है, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंडिया का हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, उसका सिर्फ फिक्स प्लेस नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन रेसिडेंट तो बेटा उसका तो कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं है कोई फिक्स प्लेस ऑफ मतलब रेसिडेंस ही नहीं है, बिजनेस रेसिडेंस इन इंडिया। अब इधर पे क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही हैज अ पैन नंबर, तो ही डज नॉट हैव अ पैन नंबर। अ नॉन रेसिडेंट पर्सन इफ हैविंग पैन नंबर मे टेक रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। पैन नंबर तो अपना हो गया ना, ठीक है, उसके पास तो जरूरी नहीं कि पैन नंबर होगा, अगर पैन नंबर है उसके पास तो वो रजिस्टर करेगा अपना, ठीक है, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन तो REG 01 मतलब जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लगती है वही है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए REG 10 है, ठीक है। He has to take transaction in the course or furtherance of business, there is no such requirement। नॉन रेजिडेंट के लिए कोई ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके डिफरेंसेस हैं। He can claim ITC, he can get ITC only in respect of import of goods, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं? दो तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस आपको दिए होंगे और वहां पे बोला होगा कि टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, नॉन सॉरी रजिस्टर के लिए लाइबल है, नहीं है, लाइबल है, नहीं है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स दिए होंगे, कभी एग्रीकल्चर दिया होगा, कभी नॉन टैक्सेबल नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन दिया होगा, कभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दिया होगा, कभी ई कॉमर्स ऑपरेटर दिया होगा, ठीक है। सो ऐसे केसेस में आपको पहचानना है कि वो लाइबल है, नहीं लाइबल है, ठीक है। दूसरा, लिमिट से भी आप लाइबिलिटी उसकी डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि लिमिट कैसे याद रखना है आपको, तो आप याद रखो कि कोई भी बंदे की जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर 40 लाख होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बताया, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, सब लेना है एग्रीगेट टर्नओवर में, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर बिलो ₹40 लाख इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर बंदा सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो क्वेश्चन भी दिया होगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है या बोथ, है ना। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए 20 लाख की लिमिट है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए 20, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी 20। तो जो सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर अप्लाई होता है वही सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 40 लाख से, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे निकाल के भी रखा था आपके लिए। ओके, ये सब देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम,
तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, केरला, ठीक है। ये सबके केस में आपको याद रखना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो 20 लाख का ही रहेगा, ठीक है। खैर इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 4 स्टेट आपको दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स है, ऊपर भी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। ज्यादातर स्टेट्स यहाँ पर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आप थोड़ा राइट में जाएंगे तो आपको ये सारे स्टेट्स वहाँ पे मिलेंगे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड तो उधर नहीं आता है, लेकिन नागालैंड किधर है? नागालैंड, नागालैंड मैप में किधर आता है पता नहीं, ठीक है। क्या नागालैंड करेंगे बंगाल अपन? के साइड। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट उसी तरफ है कहीं पे ना, लेकिन एकदम से खैर अपन को उसके लोकेशन से लेना देना नहीं, बट मोस्टली जो स्टेट्स हैं यहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, पहाड़ी जो इलाके जिसको हम लोग बोलते हैं ये वो सब में है, ठीक है। तो ये स्पेशल कैटेगरी में भी आते हैं, जीएसटी रूल्स के हिसाब से भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। और कई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन इतने ही स्टेट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 ही स्टेट्स हैं। तो ये बुक में भी थोड़ा अजीब सा ही दिया है, बट मैं आपको यहाँ पे यार एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको याद रखना है, क्या आप याद रखेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ 10 lakhs कौन से स्टेट्स पे अप्लाई होती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद लिमिट ऑफ 20 lakhs person making exclusive supply of goods or services, person making exclusive supply of goods or services, remaining स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी नहीं करा देते, है ना। रिमेनिंग मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस 4, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मेघालय, फिर आता है पुडुचेरी, ठीक है, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। खैर आपको ये स्टेट्स के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं, इतना कंफ्यूजन आपको करना है, बट यस दे हैव द लिमिट ऑफ 20 lakhs, ठीक है। इन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड रिमेनिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अब क्या बचा? एक्सक्लूसिव नहीं है ना, मेकिंग सप्लाई ऑफ, ओके, लिमिट ऑफ 40 lakhs इसके ऊपर होगा, पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करता है इन अदर स्टेट्स, मतलब स्पेशल कैटेगरी नहीं होना चाहिए, इन नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि कहीं वो ये 4 स्टेट्स तो नहीं, अगर ये 4 स्टेट्स हैं तो चाहे वो सप्लाई हो, गुड्स हो और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, सब पे 10 lakhs ही अप्लाई होगा। सर यहाँ तो कुछ और दिया था जो आपने बताया, तो भूल जाओ, जो सर ने अभी बताया वही याद रखो,
ठीक है, बहुत गड़बड़ है रजिस्ट्रेशन की नोट्स में, ठीक है, जहां जहां रिफर करोगे वहां पे तुमको प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। तो लिमिट ऑफ 10 लाख किसके लिए? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो चाहे दोनों हो, ये 4 स्टेट्स की कैटेगरी 10 लाख ही रहेगी। लिमिट 20 लाख की किसके ऊपर अप्लाई होगी? रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ दिस स्टेट पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कितना है? 40 लाख। एनी डाउट? एनी डाउट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर। है, क्वेश्चन करेंगे तो समझेगा। कॉम्प्लिकेटेड ये है कि अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि इन 4 स्टेट्स में 10 लाख है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इसलिए मैंने लिख कर दे दिया आपको, आप पढ़ लो जितनी बार आपको पढ़ना है। लिमिट ऑफ 20 लाख किसके लिए? अदर स्टेट्स के लिए, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ तो अदर स्टेट नहीं कवर हुए ना, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्या वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है क्या नहीं? अगर है तो आपका लिमिट 10 लाख सेट कर दो। अदर स्टेट है, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, दोनों, मतलब या तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों या फिर सिर्फ सर्विसेज, ठीक है, तो ऐसे केस में 20 लाख। सिर्फ गुड्स है, सर्विसेज का नाम भी नहीं है वहां पे, तो 40 लाख। तो सर ये 4 स्टेट है तो 10 लाख। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लाख। सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स तो 40 लाख। कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन तो आज ही से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। नो कंफ्यूजन सर। हाँ, अच्छा, ये क्या नाम है, इसमें आप ये पता कर सकते हो क्या एग्रीगेट टर्नओवर? क्वेश्चन आगे भी पेज पे है, हाँ इधर तक है। सो ये हम लोग करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर मालूम करते हैं, बहुत इजी होता है एग्रीगेट टर्नओवर मालूम। स्निप कैसे? ये 2 पेज पे चला गया ना, 2 पेज पे गया मतलब कंफ्यूजन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, ये मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। इतना मगजमारी करना पड़ता 2 पेज पे हो तो। चलो, एग्रीगेट टर्नओवर में सबसे पहले रिवाइज करते हैं क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते, ठीक है। बताओ क्या क्या नहीं लेना है, लेना तो खैर सब है, क्या क्या नहीं लेना है एग्रीगेट टर्नओवर में? बोलो बोलो जल्दी बोलो, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं लेंगे हम? अरे जो भी पता है, जितना पता है बोल दो। चलो मैं पूछता हूँ, इनवर्ट सप्लाई लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ सर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब तो सप्लाई आउटवर्ड होता है ना, तो सप्लाई इनवर्ड नहीं ले सकते हम लोग। सप्लाई रिवर्स चार्ज पे हुआ तो नहीं लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरिस्ट का जो प्रोडक्शन होता है नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी जीएसटी अगर हो तो निकालना पड़ेगा, जीएसटी तो लेंगे नहीं, और जीएसटी है तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट वाला पार्ट आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, मैं यहाँ से लूंगा बिकॉज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इसलिए।
ओके, दिस इज टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी। क्या आपको जीएसटी निकालने आता है इसमें से? इंक्लूडिंग हो तो कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताया 4,48,000 इंटू 100 बराबर है इंटू 100 डिवाइड बाय 112। किसी को डाउट है क्या? ये मैंने वहीं पे फॉर्मूला आपको बताया था। जीएसटी डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप? देखो, विदाउट जीएसटी अमाउंट आ गया आपका इंटू 100 डिवाइड बाय 112। अगर इसके ऊपर जीएसटी निकाल के फिर माइनस करना है तो जीएसटी निकालने के लिए 12 डिवाइड बाय 112 करना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा। 48,000 आएगा आंसर, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। एग्जाम सप्लाई लेंगे क्या? यस और नो? यस और नो? एग्जाम सप्लाई लूं कि नहीं लूं? आप लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। एग्जाम सप्लाई नहीं लेंगे ना सर? क्यों नहीं लेंगे? जब बोला है एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, सब आता है। जो नहीं लेना है वो मैंने बता दिया आपको, उसके अलावा सब लेना है। लेंगे। ले लो, मजबूरी है, मानना ही पड़ेगा। एक्सपोर्ट लेंगे। वेरी गुड, इतनी जल्दी तुम लोग सुधर गए। 2,37,000। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था शायद। सर 2,37,000 ना सर, आपने 23,70,000। क्या बात कर रहे हैं? 2,37,000, 2 लाख, अच्छा एक जीरो ज्यादा है। ओके, अब हो गया। चलो नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। लेंगे। इतनी जल्दी सुधर गया तुम्हें। 394। अभी बोलो, इनवर्ट सप्लाई लेंगे? नहीं लेंगे। भाई आरसीएम है, लेंगे? नहीं लेंगे, चाहे आरसीएम पे ही क्यों ना हो। इनवर्ट सप्लाई है, ठीक है। देख रहा था कितने श्योर हो तुम लोग। सेस लेते हैं क्या? ये जीएसटी लेते। कॉम्पनसेशन सेस है, नहीं लेना। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इंटर स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। कैलकुलेट करो भाई ऐड करके। 6,99,000, 16,99,000। बताओ ये लाइबल है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए? ये गुड्स और सर्विसेज दोनों का केस है ना, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, तो लाइबल है कि नहीं? क्या लिमिट है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए? 20 लाख। हाँ 40 बेटा, सिर्फ गुड्स के लिए है 40, सर्विसेज का नाम आ गया क्वेश्चन में तो 20 होगा। 20 लाख सर। हाँ 20 लाख है, तो ये लाइबल है कि नहीं? लेस देन 20 लाख है ना सर? हाँ बोल, आगे बोल, लेस देन 20 लाख है, समझा? बोल, मैं अटेंडेंस लिख देता हूँ, तब तक तुम लोग अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। तुम लोग हाँ भी बोलोगे तो भी मैं तुमको गलत बोलूंगा, और ना भी बोलोगे ना तो भी मैं तुमको गलत ही बोलने वाला तो फिर हम बोले क्यों सर? आपने हूँ। हाँ, जवाब तो दे ही दिया है कि तुम लोग क्या सही, बोलने थे, क्या तुम लोग सही जवाब दोगे तो ही तुम लोग को मैं बोलूंगा कि हाँ सही है। ओके, पहली बात तो स्टेट ही नहीं पता ना तुमको, तो कैसे कमेंट कर सकते हैं इसमें? अगर ये आपके वो 4 स्टेट में आता है, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, 4 स्टेट में आता है तो लाइबल है, क्योंकि उसकी लिमिट 10 लाख थी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, खैर अगर ये दूसरे कोई स्टेट में आता है, ये 4 स्टेट के अलावा, तो ये लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी फिर 20 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले सर ने बोला था कि आप चेक करो कि वो 4 स्टेट है या नहीं। तो इसमें कौन सा स्टेट है बेटा? इसमें स्टेट पूछा ही नहीं, क्योंकि बोला भी नहीं था। इसमें सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर पूछा था। जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पे स्टेट दिया होगा कि कौन सा स्टेट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग।